हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है लिटरेचर क्लासेस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जॉन ड्राइडन। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे जॉन ड्राइडन की बायोग्राफी से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, साथ ही साथ उनके जो मेजर इंपॉर्टेंट वर्क रहते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे ये यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जॉन ड्राइडन है वो किस एरा से बिलोंग करते हैं। गाइज किसी भी राइटर के बारे में हमें जानने से पहले उस एरा के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जॉन ड्राइडन है, उनका जो लाइफ शेड्यूल रहता है, लाइफ टाइम रहता है, वो हम देखते हैं कि किस एरा में आता है। तो इनका बर्थ हुआ था गाइज 1631 में इनका बर्थ हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1700 में इनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने फेस किया या इनके लाइफ शेड्यूल के दौरान कौन कौन से पीरियड गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। रेस्टोरेशन जो एरा है वो गाइस 1660 से 1685 तक माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो पीरियड आया था वो आया था कॉमनवेल्थ पीरियड, ठीक है। ओलिवर क्रोमवेल थे, उनसे रिलेटेड जो पीरियड है, या हम कहें उनके लाइफ के या उनके रेन के दौरान जो वर्क हुए थे उनको हम जानते हैं कॉमनवेल्थ वर्क। या जो राइटर उनके रेन के दौरान कार्य करते थे, वर्क लिखते थे, उनको हम जानते हैं कॉमनवेल्थ पोइट या राइटर। तो हमारे जॉन ड्राइडन है वो रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ पीरियड से भी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ जो 1600 में, जो 1660 में चार्ल्स टू है, उन्होंने क्या किया था, रेन किया था इंग्लैंड के ऊपर। और यहाँ का जो पीरियड है उसको क्या नाम से जाना जाता है, रेस्टोरेशन एरा, ठीक है। और इस एज का अपना पर्टिकुलर भी नेम है, एज ऑफ ड्राइडन। क्या नाम है, एज ऑफ ड्राइडन। एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है। जो 1700, यहाँ हम देखते हैं 63 से यहाँ तक, 1630 से 1700 के पीरियड को और किस नाम से जानते हैं, या हम कहें इस एरा को किस नाम से जानते हैं, रेस्टोरेशन है एज वेल एज एज ऑफ ड्राइडन के नाम से हम जानते हैं। क्यों कहते हैं गाइज इसको रेस्टोरेशन? रेस्टोरेशन आपको पता है, जैसा कि मीनिंग है रेस्टोर करना, रिस्टोर करना, किसी बात को दोबारा से व्यवहार में लाना, ठीक है। तो यहाँ जो वर्क हुए थे वो गाइज मैनर से रिलेटेड थे, साथ ही साथ जो पर्टिकुलर सोसाइटी थी उससे रिलेटेड जो वर्क थे वो लिखे गए थे। फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉमेडी बहुत ज़्यादा लिखी गई थी, साथ ही साथ थोड़ी बहुत हमारी कॉमेडी भी आती है। बेसिकली हम कहें तो यहाँ पे प्ले सबसे ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो पोइट्री यहाँ पे राइट डाउन की गई है। तो आपको आई थिंक ये नॉलेज काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए कि रेस्टोरेशन जो पीरियड है उसको हम एज ऑफ ड्राइडन, या हम कहें कि यहाँ पे प्ले वगैरह ज़्यादा लिखे गए थे। फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है पोइट्री का और एसेज का नंबर आता है। इसको एज ऑफ ड्राइडन भी हम कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे कि जो ड्राइडन है उनकी लाइफ से या बायोग्राफी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं। 1 बाय 1 फैक्ट्स के रूप में हम जानेंगे कि जो ड्राइडन है उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बायोग्राफी से। बायोग्राफी की अगर हम बात करें तो इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म के रूप में जाना जाता है। और जो ये टाइटल दिया है ये डॉक्टर, या हम कहें सैमुअल जॉनसन ने दिया है, डॉक्टर ने नहीं, सैमुअल जॉनसन ने इनको ये टाइटल दिया है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इनको ये टाइटल दिया है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इनको क्या कहा जाता है, जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। फिर इसके साथ ही साथ कुछ अलग से फैक्ट रहते हैं कि इन्होंने जो हमारा हीरोइक कैपलेट है उसको भी क्या किया था, क्वाइन किया था। वैसे तो अगर हीरोइक कैपलेट की बात करें तो हमारे जियोफ्री चौसर हैं
उनका नाम फर्स्ट आता है, पहले आता। फर्स्टली किसका नाम लिया जाता है? जियोफ्री चौसर का लिया जाता है। सबसे पहले जो हीरोइक कैपलेट है उसका यूज किसने किया था? चौसर ने किया था। उनके बाद नाम आता है जॉन ड्राइडन ने काफ़ी खुलकर अपने प्लेज में, अपने जो कॉमेडी थी उनमें क्या किया, सॉरी अपनी जो पोइट्री थी उसमें किसका यूज़ किया? हीरोइक कैपलेट का यूज़ किया है काफ़ी ज़्यादा। फिर इनके बाद नाम आता है अलेक्जेंडर पोप। किसका नाम आ जाता है? अलेक्जेंडर पोप ने भी क्या? हीरोइक कैपलेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। अब गाइस क्वेश्चन आता है कि हीरोइक कैपलेट क्या होता है? तो हीरोइक कैपलेट वो होता है जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है। आयम्बिक पेंटामीटर होता है, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर की मैंने एक क्लास बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है पोइट्री में, लाइन, पोइट्री की जो लाइन होती है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनका, ठीक है, कि किस सिलेबल होते हैं जिन पे स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड ऐसे सिलेबल आते हैं। पर्टिकुलरली इसका क्या होता है? सिस्टम होता है आयम्बिक पेंटामीटर का, या हम कहें आयम जो पेंटामीटर मीटर वगैरह होते हैं उनका, ठीक है। तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलेंगे। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार रिपीट किए जाते हैं हमारे एग्जाम में। अब कुछ क्वोटेशंस हैं जो जॉन ड्राइडन के बारे में काफ़ी फेमस हैं, देखना उनमें से। हाँ, एक और बात, ये प्यूटिन फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली से बिलोंग्ड हैं, ठीक है। प्यूटिन फैमिली से ये बिलोंग करते हैं गाइज। सबसे पहले इन्होंने किसको फॉलो किया था? चार्ल्स सेकंड को फॉलो किया था, उसके बाद क्रोमवेल को फॉलो किया था, फिर उसके बाद जेम्स 3 को इन्होंने फॉलो किया है। तो काफ़ी बार इन्होंने अपना फेथ चेंज किया है। पहले हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक जो चर्च है उसमें था इसका जो फेथ, ठीक है। फिर उस इनका जो फेथ रहा है जो चर्च वगैरह में, या हम कहें तो वो डायनेस्टी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहा है। इन्होंने 3 बार अपने फेथ को चेंज किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है इनके लाइफ से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वोटेशन हैं उनके बारे में। फर्स्ट है जॉन ड्राइडन फाउंड इंग्लिश in bricks but left it a marble, ठीक है। तो ये कोटेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, कि जॉन ड्राइडन ने इंग्लिश को किस रूप में पाया? ईंटों के रूप में पाया, और इसको क्या बना दिया? मार्बल बना दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इनकी क्या रहती है? क्वोटेशन रहती है, जो किसने दी है? डॉक्टर जॉनसन ने। किसको इसको क्वोट किया है? डॉक्टर जॉनसन ने, ठीक है, जॉनसन ने इसको क्वोट किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारी क्वोटेशन रहती है। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं हम। ग्लोरियस जोन, ग्लोरियस जोन है वो भी टाइटल दिया है, जो दिया सर वोल्टर स्कॉट ने, इनको ये टाइटल दिया है। अब जो थर्ड क्वोटेशन आती है वो आती है मास्टर ऑफ मिडल इंग्लिश या मिडल स्टाइल। ये जो क्वोटेशन है वो WH ओडेन ने इनको दी है, कि इन्होंने जो स्टाइल रखी है अपनी पोइट्री की, या हम कहें अपने जो वर्ष वर्क किए हैं, तो इन्होंने अपनी जो मोस्टली जो वर्ष वर्क किए हैं वो हीरोइक कैपलेट में किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आगे देखते हैं। इसके साथ साथ हम इनके मेजर वर्क हैं उनको भी 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रह गया था, वो है ही इज द फर्स्ट पोएट laureate in England appointed
बाय चार्ल्स सेकंड इन 1668। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि हु इज़ द ऑफिशियल फर्स्ट पोइट लॉरिएट इन इंग्लैंड। तो ये हमारे जॉन ड्राइडन है, वो हमारे फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट हैं इन इंग्लिश, या हम कहें इंग्लैंड। तो गाइज इसको अपॉइंट किया था चार्ल्स सेकंड ने, कब किया था? 1668 में अपॉइंट किया था। कब तक रहे थे? 1688 तक इन्होंने क्या किया था? लॉरिएटशिप को अपनाया था। फिर हम देखते हैं कि 1689 में टॉमस शेडवेल को क्या बना दिया गया था? जैसे ही क्रोमवेल आए थे वैसे ही इसको क्या बना दिया था? पोइट लॉरिएट बना दिया था। ठीक है गाइज, तो हम देखते हैं कि जॉन ड्राइडन है वो 1668 से लेकर 1688 तक क्या रहे थे? पोइट लॉरिएट रहे थे। ये ऑफिशियल रहे थे। अब अगर हम बात करें कि अनऑफिशियल पोइट लॉरिएट कौन थे जो इंग्लैंड में फर्स्टली चूज किए गए थे, तो वो थे हमारे बेन जॉनसन हैं, वो हमारे फर्स्ट पोइट लॉरिएट हैं, लेकिन अनऑफिशियल क्या है? अनऑफिशियल पोइट लॉरिएट माने जाते हैं इंग्लैंड में। ऑफिशियल या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फर्स्ट पोइट लॉरिएट इन इंग्लैंड, तो हमारा जॉन ड्राइडन ही आएगा। कब बने थे? 1668 में ये बनाए गए थे। ठीक है गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर हम देखते हैं कि एक और इनको लॉरिएटशिप दी गई थी, वो क्या थी? हिस्टोरियोग्राफर की क्या दी गई थी? एक सीट दी गई थी, या हम कहें पदवी दी गई थी। कब दी गई थी? 1617 में दी गई थी। ये भी इंग्लैंड में इनको दी गई एक पदवी थी, या हम कहें एक टाइटल दिया गया था जॉन ड्राइडन को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और इन्हीं के टाइम पे सिविल वॉर भी हुई थी। सिविल वॉर आपको पता है, जब चार्ल्स सेकंड और पार्लियामेंट के बीच में जो आर्गूमेंट हुए थे, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुए थे, उनको क्या बोलते हैं? सिविल वॉर बोलते हैं। जो कब स्टार्ट हुई थी सिविल वॉर? 1642 में शुरू हुई थी सिविल वॉर। मैंने आपको बता दिया है चार्ल्स सेकंड और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री थी उसके बीच में सिविल वॉर हुई थी। काफ़ी टाइम तक ये चली थी। इस टाइम पे जॉन ड्राइडन थे वो 11 ईयर्स थे, ओनली 11 ईयर्स थे, ओल्ड थे। ठीक है गाइज, तो ये आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर वर्क रहते हैं इनके, उनके ऊपर हम चलेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा जॉन ड्राइडन से रिलेटेड। कल वाली क्लास में हमने स्पेंसर को किया था, तो वहाँ भी हमने स्पेंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हम सीरीज लेकर चल रहे हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखती हैं। मेजर वर्क की बात करें तो इनका एक वर्क रहता है, फर्स्टली रिडक्स। ये इनका वर्क है जो 1660 में, और ये वर्क किसके बारे में था? जब 1660 में चार्ल्स सेकंड आए थे और अपना रेन संभाला था, अपना सिंहासन संभाला था, अपनी गद्दी संभाली थी, तो उस टाइम में चार्ल्स सेकंड के प्रेज में इन्होंने ये पोइट्री की थी। एस्टीरिया रिडक्स कब की थी ये आपको पता है, इससे ही आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि चार्ल्स सेकंड है वो 1660 में क्या बने थे? राजा बने थे इंग्लैंड के। और दूसरा एक और वर्क है जो इसी की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टू हिज स्कैर्ड मैजेस्टी। ये दूसरा वर्क है जो सेम ईयर ही पब्लिश करवाया गया था, और ये भी चार्ल्स सेकंड की प्रेज में ही लिखा गया था। और रिडक्स है, एस्टीरिया रिडक्स है, वो हीरोइक कैपलेट में लिखी गई एक पोइम है 30 लाइन्स की।
कितनी लाइंस की? 30 लाइंस की, 300 लाइन की ये हमारी पोएम है जो हीरोइक कैपलेट में लिखी गई है। दोनों ही जो पोएम है वो चार्ल्स सेकंड के रिटर्निंग के ओकेजन पे लिखी गई थी। ठीक है गाइज, अब थर्ड नंबर पे अगर हम चलते हैं तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क रहता है एब्शैलम एंड, इस एंड को लगा देते हैं, एंड अकीटोफिल। एब्सलम एंड अकीटोफिल 1681 में लिखा गया एक वर्क है, और ये वर्क है वो एक एलिगोरिकल वर्क है जो मनमथ के ड्यूक ऑफ मनमथ थे उनको एलिगोरिकल रूप में प्रेजेंट करता है। वो है हमारा एब्सलम, और जो हमारा जिमरी है वो ड्यूक ऑफ मनमथ है, और जो हमारा डेविड है वो चार्ल्स सेकंड को प्रेजेंट करता है। तो ये गाइज एक सटायर है, एक पॉलिटिकल सटायर है जो कि 1681 में लिखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम 1 बाय 1 इसकी लाइन के थ्रू करेंगे अलग से क्लास में। तो अब इसको छोड़ देते हैं, आपको ओनली ईयर ही लर्न कर लो, साथ ही साथ ये एलिगोरिकल एक वर्क है, ये लर्न कर लो। नाउ फोर्थ है दी वाइल्ड गैलेंट, 1663 में पब्लिश करवाया गया पहला वर्क था जब थिएटर रीओपन हुआ था। थिएटर रीओपन 1660 में हुआ था, और उसके बाद ये पब्लिश करवाया गया पहला वर्क था जो कि जॉन ड्राइडन का वर्क था, दी वाइल्ड गैलेंट। ठीक है गाइज, ये इससे हम इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है गाइज, आगे चलेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट इनके वर्क हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिटरेचर को लिखा है। नेक्स्ट है फिफ्थ वर्क है दी राइवल लेडीज। दी राइवल लेडीज वर्क है जो कि गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये फॉर्म में लिखा है ट्रैगी कॉमेडी फॉर्म में लिखा गया एक वर्क है। नाउ नेक्स्ट है 6 नंबर का वर्क मैक फ्लैक्नो है। ये गाइस शायद 1663-4 में पब्लिश करवाया गया था। मैक फ्लैक्नो है वो एक सटायर है अगेंस्ट टॉमस शेडवेल के अपोज में, या हम कहें उनके रिवर्स में लिखा गया एक सटायर है, और ये वर्स फॉर्म में लिखा गया है। क्या किया गया है? वर्स फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस टॉपिक के ऊपर शेडवेल की और जॉन ड्राइडन का कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो गाइज वो हमारा कॉमेडी है वो कैसी होनी चाहिए। जॉन ड्राइडन ने अपनी तरफ से कॉमेडी की क्या दी है? डेफिनेशन दी है। शेडवेल ने अपनी तरफ से एक डेफिनेशन दी है कॉमेडी की। तो कॉमेडी रही है, एक डॉक्टर जॉनसन है, उनकी जो जीनियस है उनके ऊपर भी दोनों में क्या रही है? कन्फ्लिक्ट रही है। इन्होंने जो टॉमस सैडवेल हैं वो डॉक्टर जॉनसन है उनके एक प्यूपल हैं, उनके एक शिष्य हैं, ठीक है, डिसिपल हैं। तो इन्होंने इनके अलग से प्रेज की है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जॉन ड्राइडन ने है उनको अलग से इनको क्या किया है? मेजर किया है। तो इन डॉक्टर जॉनसन है उनके ऊपर दोनों की क्या रही है? कन्फ्लिक्ट रही है। किस की? टॉमस शेडवेल और जॉन ड्राइडन की। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अगले वर्क के ऊपर। 7th नंबर का हमारा वर्क रहता है ऑल फॉर लव, पब्लिश्ड इन 1678, ठीक है। और मैक फ्लैक्नो है वो 1682 में पब्लिश किया गया एक वर्क है। और गाइज ऑल फॉर लव है, ये वर्क बेस्ड है एंटोनी एंड कैलियोपत्रा के ऊपर बेस्ड है, जो शेक्सपियर का लिखा हुआ एक वर्क है, ठीक है। तो इसकी जो थीम ली गई है या इसका जो प्लॉट लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? एंटोनी एंड कैलियोपत्रा से लिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ईयर पब्लिश्ड ईयर वो आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये आपके लिए मैं जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसकी ही प्रेफरेंस को लेकर करवा रही हूँ। आगे है जो 9 नंबर का वर्क रहता है, दी टायरनिक लॉ, पब्लिश्ड इन 1669 में ये पब्लिश करवाया गया है। एक वर्क है, इम्पोर्टेंट है ये भी। 10th नंबर का जो वर्क रहता है, दी हिंद एंड दी पैंथर, ये वर्क है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंद और पैंथर दो अलग अलग वर्ड हैं जो अलग अलग चर्च को क्या करते हैं, अलग अलग डायनेस्टी या हम कहें अलग अलग सुपर पावर को क्या करते हैं, शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो हिंद है वो है हमारा रोमन कैथोलिक चर्च को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, चर्च को प्रेजेंट करता है। पैंथर है वो एंग्लिकन चर्च को प्रेजेंट करता है। तो गाइज इन दोनों में इन्होंने क्या किया है, पैंथर है वो एंग्लिकन चर्च को प्रेजेंट करता है, हिंद है वो रोमन कैथोलिक चर्च को प्रेजेंट करता है। ये एक वर्क है जो कि जॉन ड्राइडन का लिखा हुआ एक हम कहें तो रिलीजियस वर्क माना जाता है। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ है 1687 में, ये वर्क पब्लिश हुआ है। अब आगे चलते हैं हम, जो इनका मोस्ट फेमस वर्क रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्रिटिकल वर्क रहता है, उसके ऊपर हम चलेंगे। थोड़ा सा रब करने के बाद उसको हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा है वो, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्रिटिकल वर्क है। एशे ऑन ड्रामेटिक पोएसी, ठीक है, ये इनका वर्क है। और ये किसको लेकर है, ये एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी है। ये वर्क है जो ड्रामा को लेकर है, कि ड्रामा के ऊपर अलग अलग राइटर ने अलग अलग वे से अपनी डेफिनेशन दी है। इसकी अगर हम बात करें तो ये एक कन्वर्सेशन है। तो कन्वर्सेशन है जो कितने लोगों के बीच में है, 4 लोगों के बीच में ये कन्वर्सेशन है, जिसको ड्राइडन है वो प्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने किसको डिफाइन किया है, ड्रामा को डिफाइन किया है। ठीक है गाइस, तो इन्होंने माना है कि इंग्लिश ड्रामा है वो बेटर है, किसी ने माना है कि जो रोमन या ग्रीक ड्रामा होता था वो अच्छा होता था, किसी ने क्लासिकल ड्रामा का पक्ष लिया है। तो 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब टाइटल या हम कहें दूसरे नेम से इस जो हमारा ये वर्क है इसके अंदर क्या की है, कन्वर्सेशन की है। और ये लॉन्गेस्ट वर्क माना जाता है जो कि सिंगल बंदे के द्वारा लिखा गया है या प्रोज फॉर्म में लिखा गया है। ये कैसा प्ले माना जाता है, कैसा वर्क माना जाता है, जो प्रोज फॉर्म में लिखा गया एक लॉन्गेस्ट वर्क माना जाता है, जो डायलॉग के थ्रू ये लिखा गया है। ठीक है गाइस, इसमें जो डायलॉग हैं उनका क्या किया गया है, यूज किया गया है। 4 लोग हैं जो कि 1 बाय 1 अपनी बात को रखते हैं, ड्रामा को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो उन 4 के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि 3 के नाम दे दिए, मान लो आपको 3 के नाम दे दिया और एक अलग से दे दिया, और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो ड्रामेटिक पोएसी में नहीं है। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है ये या फिर हम कहें जो राइटर है उनके ओरिजिनल नेम पूछ लिए जाते हैं कि भाई नींड्र है वो किसका नाम है, नींड्र है वो किसको प्रेजेंट करता है। तो नींड्र, इसमें जो नींड्र कैरेक्टर है वो किसको प्रेजेंट करता है, जॉन ड्राइडन को प्रेजेंट करता है। तो 4 के नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहले तो मैं लिख देती हूँ जो ओरिजिनल राइटर हैं उनके नाम मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। दूसरा जो नेम है सर रॉबर्ट होवार्ड। थर्ड जो नेम है वो है चार्ल्स सिडले। और फोर्थ जो नेम है चार्ल्स सिक्वेल।
ठीक है। तो ये 4 राइटर हैं जिन्होंने अपनी बात को रखा है और इनके नाम है वह दूसरे रखे हुए हैं कि इनके जो नाम हैं वो इस जो ये ड्रामेटिक पोएसी है इसमें अलग नाम से वो प्रेजेंट होते हैं, कैरेक्टर वो अलग नाम से प्रेजेंट होते हैं। ड्राइडन है वो है नींडर, ठीक है। नींडर का अर्थ भी पूछ लिया जाता है, मीनिंग भी पूछ लिया जाता है, न्यूमैन। नींडर का जो अर्थ पूछा है या फिर मीनिंग पूछा है वो क्या है, न्यूमैन। अब आगे चलेंगे, रॉबर्ट हावर्ड, टाइटस, नेक्स्ट है लिसिडियस, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं थोड़ी सी। और नेक्स्ट एंड लास्ट है चार्ल्स सिक्विल्स है, वो किस नाम से प्रेजेंट होते हैं, वो है यूगेनस, ठीक है, यूगेनस इस नाम से प्रेजेंट होते हैं। और चारों ने अलग अलग ड्रामा की क्या की है, पैरवी की है। जो ड्राइडन है उन्होंने किस ड्रामा की पैरवी की है, रॉबर्ट हावर्ड ने क्राइट्स के नाम से अपने ड्रामा को प्रीफरेंस दी है। तो ड्राइडन ने इंग्लिश ड्रामा की और इसने क्लासिकल ड्रामा की पैरवी की है। फिर उसके बाद आता है चार्ल्स सिडले या लिसिडियस, फ्रेंच ड्रामा की और मॉडर्न। ये गाइज आपको बता दूं, ये इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने बताया है कि सबसे अच्छा ड्रामा है वो कौन सा है, इन्होंने ये बात बताई है। तो जो नींडर है या हम कहें ड्राइडन है, इन्होंने सबसे अच्छा ड्रामा किसको माना है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो ड्रामा लिखा गया है उसको सबसे बेस्ट बताया है। फिर उसके बाद रॉबर्ट होवर्ड है जो क्राइट्स के नाम से हैं, उन्होंने क्लासिकल ड्रामा को बहुत अच्छा बताया है। और जो लिसिडस है उन्होंने फ्रेंच ड्रामा को बहुत अच्छा बताया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि चार्ल्स सिक्वेल है या फिर यूगेनस है, उन्होंने मॉडर्न ड्रामा को सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस दी है कि कहा है कि मॉडर्न ड्रामा है या हम कहें इन्होंने अपने अपने ड्रामा को बहुत अच्छा मूव इन करके बताया है कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी टेक्निक स्टाइल यूज की गई है वो अपने अपने ड्रामा की इन्होंने तारीफ़ की है। तो गाइस इसका जो ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी है उसमें इन चारों का ऐसे करके क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। आपको लर्न होनी चाहिए कि किस राइटर ने किस ड्रामा को किस नाम से क्या किया है, उसकी पैरवी की है, उसको प्रेज किया है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, कुछ अदर इम्पोर्टेंट वर्क है उनको मैं लिख देती हूँ यहाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे आपको समझाने, ठीक है। इसके बाद जो वर्क हैं वो माइनर वर्क हैं, जिनमें हम बात करें तो औरंगजेब है या फिर इनकी जो अलेक्जेंडर फिस्ट है वो पोइम है, इंडियन क्वीन है, इस तरह से कुछ अदर वर्क हैं जिनको मैं लिख देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये कुछ वर्क हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। औरंगजेब है, इनका हिस्टोरिकल वर्क रहता है। द इंडियन क्वीन ऑल्सो एन हिस्टोरिकल वर्क रहता है, ये ट्रेजेडी है गाइज। ये ओडिपस है, ये आपने पता है कि होमर की, आइलैंड की या फिर हम कहें ओडिपस जो वर्क है, जो क्लासिकल वर्क है, उनको सबसे ज़्यादा जो ट्रांसलेट किया है वो भी हमारे जॉन ड्राइडन ने किया है। फिर आता है अलेक्जेंडर फिस्ट जो 1697 में पब्लिश किया गया एक वर्क है। किंग ऑर्थर है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका एक हिस्टोरिकल वर्क रहता है, ठीक है। ये किंग ऑर्थर के बारे में ही है। एन ऐसे अपॉन सैटायरिक, ये क्रिटिकल वर्क है जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा है। तो गाइज यहाँ इसी के साथ जो जॉन ड्राइडन है उनसे रिलेटेड हमने सभी फैक्ट को कंप्लीटली लर्न कर लिया है या हम कहें मेंशन कर दिया है इस बोर्ड पे। तो इससे बाहर कोई भी फैक्ट नहीं रहता है जो कि जॉन ड्राइडन से अलग रहता है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे हमारा इंग्लिश स्क्रीनिंग एग्जाम हो, स्टेट KVS या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।